अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। इंतहाई अहम मौजू के साथ, हसास मौजू के साथ आज आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट अर्ज करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए जी, क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आजकल शहर इख्तिदार में एक बहुत बड़ी लड़ाई जारी है। उस लड़ाई का नतीजा क्या निकलेगा, मौलाना साहब जितने भी कार्ड्स शो किए हैं उसमें उन्होंने कितने कामयाबी हासिल की है और आने वाले कार्ड्स मौलाना के कितने खतरनाक हैं और उसने उनको सेक्रेट क्यों रखा हुआ है कि ये जंग जो है असल में किसके दरमियान है और इसमें आने वाले जो कार्ड्स हैं वो कितने खतरनाक हो सकते हैं और मुल्क किस तरफ जाने वाला है। इन सब चीजों को हम मिला के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात यह है कि भाई मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। वो कहानी है एक अजीम फिलासफर का, वो सच का शहीद अजीम सुकरात का है। वो ये है कि जब सुकरात ने हुकूमत वक्त के साथ और उस वक्त के मजहबी लोगों के खिलाफ उन्होंने बगावत की, तो जाहिर सी बात है जब आप हुकूमत के खिलाफ, मजहब के खिलाफ, मजहबी तबके के खिलाफ कोई बात करेंगे तो या तो आप काफिर कहलाए जाएंगे या तो आपको क्या कहा जाएगा, गद्दार कहा जाएगा। तो सुकरात पर दोनों इल्जामात लगे, उस पर कुफर का भी इल्जाम लगा और उस पर जो है गद्दारी का भी इल्जाम लगा। तो फिर आखिर नतीजा यह हुआ कि एक अदालत ने जूरी पर मुश्तमिल तकरीबन 500 जूरी उसमें शामिल थे, अक्सरियत के बुनियाद पर उसके खिलाफ एक फैसला सुनाया गया। उस फैसले में दो ऑप्शन थे, सुकरात या मौत को गला लगाए या हमेशा के लिए जिला वतन हो जाए। तो सुकरात ने क्या किया, सुकरात के शागिर्दों ने उससे कहा कि भाई डियर सुकरात, हम तो ये नहीं चाहेंगे कि भाई आप हमसे अलहदा हों, हम आपके साथ चले जाते हैं, जिला वतन हो जाते हैं, किसी दूसरे मुल्क चले जाते हैं हमेशा के लिए, फिर नहीं आएंगे। तो सुकरात ने एक बहुत जबरदस्त बात कही। सुकरात ने कहा कि देखो शागिर्दों, अगर मैं अपने मुल्क में सच नहीं बोल सकता, अगर मुझे यहां सच नहीं बोलने दिया जाएगा तो मुझे किसी और मुल्क में जाकर किस तरह सच बोलने दिया जा सकता है। मुझे मेरे सच के लिए कुर्बान होने दो। तो ये लफ्ज थे, ये अल्फाज थे सुकरात के। उन्होंने कहा कि भाई मुझे मेरे सच के लिए यहां पे कुर्बान होने दो। मैं देवताओं को नहीं मानता, मैं इस नाइंसाफी पर मबनी इंसाफ को नहीं मानता, मैं इस हुकूमत के जो भी काम है उनको मैं नहीं मानता, मुझे मरना पसंद है और मैं अपने इस मुल्क में मरना पसंद करूंगा और मुझे तारीख के हाथों ना मरने दे। और इसी के साथ एक और मशहूर कहानी सुकरात के साथ ही मंसूब की जाती है। जब उसको जहर का प्याला दिया गया तो सुकरात ने उसको खुशी से कबूल किया। उन्होंने जहर का जब प्याला लिया तो वो जब जहर असर करने लगा तो फिर उसके जो शागिर्द थे तो उनसे कहने लगे कि भाई उस्ताद जी, हम आपके कफन दफन का बंदोबस्त कैसे करेंगे, हमें वसीयत करें। तो सुकरात उस सख्त हालत में उठ खड़े हुए और कहने लगे गुस्से से कि भाई कफन दफन का इंतजाम उन लोगों के लिए करें जो मुझे मार रहे हैं, मैं हमेशा जिंदा रहूंगा और जो मुझे मार रहे हैं उनके कफन दफन का बंदोबस्त करें। और वो गिर पड़े और अल्लाह को प्यारे हो गए। देखो, ये बात एक हकीकत है कि जब आप सच को मारोगे, एक हुर्रियत पसंद शख्स को जिसका अपना नजरिया है, उसको उसके नजरिए के पादाश में उसको आप टॉर्चर करोगे, किसी तरह की आप अजियत पहुंचाओगे, उसको सजा दोगे, गद्दार कहोगे, गाली दोगे या उसको मारोगे, तो वो जो सच्चा नजरिया रखने वाला शख्स लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। लेकिन जो लोग उसे मार रहे हैं वो तारीख के नजर में
बुरे नामों से जाने जाएंगे और इवन उनका नाम तक नहीं लेगा। और जो सच्चा लीडर है, हुर्रियत पसंद है, उसके नजरियात जिंदा रहेंगे। इसी के साथ एक और मशहूर किस्सा है, वो पाकिस्तान की सियासत से रिलेटेड है। जब भुट्टो के खिलाफ अदालत उज़्मा का फैसला आया, आला अदलिया का फैसला आया कि भाई इसको अभी फांसी देनी चाहिए, तो भुट्टो को भी ऑफर हो गए थे, क्योंकि जियाउल हक को लोगों ने कहा था कि अंदर का भुट्टो बहुत खतरनाक है, जेल का भुट्टो बहुत खतरनाक है, अगर उसको आप मार देंगे तो ये और खतरनाक हो जाएगा। तो फिर ये जो है भुट्टो हमेशा के लिए जिंदा होगा, ये हकीकत थी। तो जियाउल हक ने ऑफर की भुट्टो को। इस्लामाबाद के डीसी साहब जियाउल हक के भुट्टो के पास आए, जेल में उसके पास आए, तो एक एनआरओ लेकर आए जियाउल हक की तरफ से। उसको ऑफर किया गया कि भाई आप चाहें तो हम आपको अमान दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो सदर आपको बख्श सकता है, लेकिन आपने इस एग्रीमेंट पर साइन करना है कि भाई मैं हमेशा के लिए अपने फैमिली के साथ जिला वतन होता हूं। तो भुट्टो बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने कहा, डीसी इस्लामाबाद, डू यू नो हु एम आई? तो डीसी इस्लामाबाद ने कहा, यस सर, योर नेम इज जुल्फिकार अली भुट्टो। तो उन्होंने फिर सवाल किया भुट्टो ने, डू यू नो हु वाज माय फादर? तो उन्होंने कहा, डीसी इस्लामाबाद, यस सर, शाहनवाज भुट्टो। तो उन्होंने कहा, फिर सवाल किया, डू यू नो हु इज जियाउल हक? उन्होंने भुट्टो को जवाब दिया, यस सर, ही इज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो भुट्टो दोबारा पूछने लगे, क्या आप जियाउल हक के फादर को जानते हैं? तो उन्होंने कहा, सॉरी सर। तो भुट्टो ने उससे कहा, भाई आप एक ऐसे शख्स जिसकी कोई तारीख नहीं है, उसके हाथों में झुक जाऊंगा, उसके सामने मैं झुक जाऊंगा और मैं उससे माफी तलब करूंगा? देखिए, मुझे तारीख के हाथों ना मरने दे। तो डीसी इस्लामाबाद रुखसत हो गए। बहरहाल ये एक ऐसी कहानियां हैं जहां पे मैं ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई अगर आप आजादी के लिए लड़ते हैं, अपने आजादी के लिए, तो बहुत सारे वाकयात आएंगे, आपको मरना भी पड़ेगा, लेकिन तारीख के हाथों आप हुर्रियत होंगे, आप शहीद होंगे। आप वक्त के हाथों मरना पसंद ना करें, तारीख के हाथों जिंदा अगर रहना आपको पसंद है, आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा। बहरहाल मौलाना साहब आजकल जो है अपोजिशन को लीड कर रहे हैं, हुर्रियत है, इनकलाब पसंद है। बहरहाल उन्होंने जो भी कदम लिया है आज़ादी के लिए लिया है। इस वक्त जो है वो मुतालिबा कर रहे हैं कि भाई वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा हो। कुछ 2 दिनों का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, इसके बाद उसका दूसरा मुतालिबा आ सकता है अगर वो प्लान बी की तरफ जाते हैं। उनका प्लान बी, जहां तक मुझे अंदाजा है, वो ये है कि भाई वो डी चौक की तरफ जाना चाहेंगे। अगर डी चौक की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये जेल भरो तहरीक है, कि भाई वो जेल भरो तहरीक की तरफ भी जाना पसंद करते हैं। और जब ये इस मरहले में ये जब दाखिल होगा तो यहां पे एक और इस्तीफे का भी मुतालिबा होगा। वो होगा आजकल गर्दिश करने वाले एक बहुत बड़े शख्सियत के इस्तीफे का है, जिसको रिसेंटली एक्सटेंशन देने की बात जो है, सिफारिशात जो है प्रेसिडेंट को भेज दी गई है और जराए के मुताबिक प्रेसिडेंट ने उसकी एक्सटेंशन दी है, लेकिन ऑफिशियल गजट में वो नोटिफाई नहीं हुआ है। जब ऑफिशियल गजट में नोटिफाई होता है तो फिर मामला जो है बहुत पाकिस्तान की सियासत में तब्दीलियां आपको नजर आएंगे। बहरहाल ये तो उनकी सवाबदीद है, हुकूमत नाजायज हुकूमत की सवाबदीद है, लेकिन इस प्लान बी में ये ऑप्शन भी आ सकता है, ये भी ज़ेरे गौर है, क्योंकि इस वक्त निज़ाम को यरगमाल बनाने वाला कोई एक शख्स ही हो सकता है जिसके खिलाफ ये अपोजिशन अवाम को लेकर, अवाम बरसरे क्या है, एहतिजाज है। तो चले जी, इसके साथ जो है तीसरा ऑप्शन लॉकडाउन का है। लॉकडाउन, ये कार्ड कब इस्तेमाल होगा? तब होगा जब सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया जाता है, या ऐसा होता है जब ये क्राउड डिस्पर्स हो जाता है यहां से, तो फिर तमाम अहम शाहराएं जो है जहां से मुल्क आमद-ओ-रफ्त होती है, लोग आते जाते हैं, बिजनेस होती है, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ निज़ाम उन शाहराहों से चलता है, उनको रोकने की बात की जा रही है, उनको बंद करने की बात की जा रही है। बहरहाल ये भी एक ऑप्शन है, उसकी तरफ भी अपोजिशन
जा सकती है, और ये भी मौलाना के कार्ड में से एक कार्ड है जो कि ज़ेर गौर है। इस पर अपोजिशन में काफी कंसेंसस है। देखो, जितने भी कार्ड्स मौलाना ने पेश किया है जराए के मुताबिक, उनमें 3 जमातों के मुत्तफिक हैं, 3 जमात मुत्तफिक है। पीके में महमूद खान की पार्टी, असफंदियार की पार्टी एनपी की, और उसके साथ जेयूआई। एमएमए में जो है अहमद शाह नूरानी है कि क्या है, वो भी शामिल है। वो ये इस कार्ड में से तमाम जो कार्ड्स हैं इनके साथ मुत्तफिक हैं, लेकिन पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग इन कार्ड्स में से किसी एक पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, किसी एक पर। बहरहाल एक ऑप्शन आप लोगों ने जब कंटेनर में शहबाज शरीफ ने तकरीर किया, उन्होंने कहा कि भाई ये इन हाउस चेंज जो है ना, ये आप लोगों का हक है। तो इसका इशारा ये था कि भाई हम इन हाउस चेंजेस के बारे में भी देख रहे हैं। तो उसको बाद में जब ये कंटेनर में मौलाना के साथ मिले, उस पर गपशप हुई, तो मौलाना ने उनको कई ऐसी चीज़ों को सामने रखा शहबाज शरीफ के कि भाई अगर इन हाउस चेंजेस होगा तो आप किस तरह करेंगे, तो फिर बाद में किस तरह आप अपने आप को क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे निज़ाम पर जो यरगमाल कुछ लोग हैं, जब तक वो यहाँ रहेंगे तो आप किस तरह जो है इन हाउस तब्दीली से इस निज़ाम को तब्दील कर सकते हैं। बहरहाल तो ये फिर शहबाज शरीफ ने भी कहा कि भाई वाकई ये सिचुएशन आ सकते हैं, इन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ सकता है, और उससे मज़ीद खराबियाँ पैदा हो सकती हैं, और सारा निज़ाम की खराबी का जो इल्ज़ाम है वो हमारे ऊपर आ सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये तो नहीं हो सकती। तो फिर उन्होंने इन हाउस चेंज को उन्होंने क्या किया है, बिल्कुल रिजेक्ट किया है तमाम अपोजिशन ने। बहरहाल इसके साथ जो है मुत्तफ़िका इस्तीफ़ों की बात हो रही है यहाँ पे। मुत्तफ़िका इस्तीफ़ों पर तकरीबन अपोजिशन राजी है। फिर भी 2 जमातें जो बड़ी जमातें समझी जाती हैं, कौमी जमातें समझी जाती हैं, पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग, वो भी किसी हद तक इस पर गौर कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तमाम पार्टियां, तमाम सियासी जमातें, उनको ये यकीन हुआ है, बावर हुआ है कि निज़ाम कहीं और से चल रहा है और पार्लियामेंट से नहीं चल रहा, क्योंकि पार्लियामेंट बेतौकीर हुई है। वहां पे बस रोजाना प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकलते हैं, नोटिस निकलते हैं, ऑर्डिनेंस निकलते हैं। पार्लियामेंट बेतौकीर हुई है, कोई एक एक्ट भी पास नहीं हो रही, कोई एक बिल भी कोई पेश नहीं कर रहा। तो इसी तरह इन सारी चीजों को देखा गया है, और इस तरह विक्टिमाइजेशन हो रही है। मुल्क में नाअहल हुक्मरान वो हुए हैं, काबिज हुए हैं। भारत ये सब चीजें ज़ेर गौर हैं, और सबसे अहम चीज जो है कौमी सलामती का है। कश्मीर काज को जिस तरह नुकसान पहुंचा है इन लड़ाइयों की वजह से, अपोजिशन और हुकूमत की गलत फहमियों की वजह से कश्मीर काज को जितना नुकसान पहुंचा है, शायद आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो चलिए जी, इसके साथ जिस तरह मैं आपको बता रहा था, बताने की कोशिश कर रहा था, ये हुर्रियत पसंदी है, ये आज़ाद पसंद लोग हैं। जो लोग भी निकलते हैं मैदान में हैं, बरसरे बेकार हैं आज़ादी के लिए। ये अजीम काम है, इंशाअल्लाह अल्लाह आप लोगों का हामी व नासिर हो। और हमारी भी कोशिश रही है और रहती है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जितने भी ज़राए हैं वहाँ पे हम अपने कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ से लोग कोशिश करते हैं कि भाई वो इस निज़ाम के साथ, आज़ादी के साथ, सहाफ़ियों की आज़ादी हो, प्रेस की आज़ादी हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आज़ादी हो, सोशल मीडिया की आज़ादी हो, इन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बातें हो रही हो, इन सब पर जो है मुख्तलिफ लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं, हुकूमत को तनकीद करते हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो अच्छी बात है, ये हर एक का फ़र्ज़ है, हर एक पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। इस वक्त ज़्यादा आवाम जिन अपोजिशन के पास है, और वो इस वक्त एक ही मुतालिबा कर रही है, को नियाज़ी को। भारत जो भी होने वाला है, आप मेरे राय से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैंने तारीखी हक़ाइक़ आप लोगों को सामने रखी है। जस्टिस मुनीर ने जब यानी फैसले को, यानी सिंध हाई कोर्ट के फैसले को क्या किया, रद्दी के टोकरे में डाला, तो इससे एक नई रिवायत कायम हुई जो है डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को इजाद किया गया। जस्टिस मुनीर यकीनन एक अहम शख्सियत थे, काबिल थे, उसकी किताबों को हम पढ़ते हैं, लेकिन उसकी एक फैसले ने तारीख में हमारे एकेडमिक को, हम जब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ते हैं, सबसे पहले हम मौलवी तमुद्दीन केस वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का जो मुकदमा उसको हम देखते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं, तो हम जस्टिस मुनीर से क्या नफरत करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे डॉक्ट्राइन को इस सियासत में, इस मुल्क में इजाद किया जो पाकिस्तान में 4 मरतबा मार्शल लॉ का बाइस बना, और उससे मुल्क को, कौम को, जमहूरियत को, फेडरेशन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। बहरहाल अभी भी अगर कोई लोग निकले हैं, आज़ादी के लिए निकले हैं, हम सब निकले हैं, तो एक काज के लिए निकले हैं। जो भी हुआ सो हुआ है, लेकिन अभी नहीं होना चाहिए। जो मैदान में है उनका साथी बनना चाहिए, उनका बाजू बनना चाहिए, उनको असेसमेंट पहुंचाना चाहिए, और हमेशा के लिए जो भी जिसके मुताबिक हमारे जो आईन है, जो हमारे दरमियान एक मिसाक़ मिली है,
जो हम कमिटेड हैं कि भाई इसका क्या हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और उससे आगे नहीं जाएंगे। अगर कोई आगे जाएगा तो उसको उस पर चेक करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। तो बहरहाल ये सब चीज़ें हैं, हमने क्या करना है, गौर करना है। बहरहाल यहाँ पे एक चीज़ और है कि भाई अगर ये तब्दीली यहाँ पे कोई और, यहाँ पे जो अभी ये धरना जो है, ये आज़ादी मार्च अभी धरने में तब्दील हो रहा है और यहाँ पे एक तहरीक का लफ्ज़ मौलाना साहब बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई ये एक तहरीक है, ना रुकने वाला तहरीक। इसका मतलब ये है कि भाई हमने फैसला कर लिया है कि हमने इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से अलग करना है और जमहूरियत से अलग करना है। किसी भी सूरत में हम इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर हमें जेल में जाना पड़े, हमें सजाएं दी जाए, हमें फांसियां दी जाए, ये एक तहरीक अभी शुरू है, चल पड़ा है और इसका खात्मा सिर्फ उस वक्त होगा जब सियासत को यानी इस्टेब्लिशमेंट से आज़ाद करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का जो यह सेशन है या ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, लेकिन मैंने तारीख़ी हक़ाइक़ आप लोगों के सामने रखे हैं कि भाई वक्त के साथ आपने आवाज़ उठाना है। बाद में आपने जस्टिस मुनीर पर तनकीद नहीं करना है और इसी के साथ जो है आसमा जिलानी के उसको देखने के बाद आपने अफसोस नहीं करना है। यहया खान के जो इक़दाम हैं उस पर अफसोस नहीं करना है। अफसोस करने से क्या, बाद में अफसोस करने से क्या फ़र्क है? हमारे ऑलरेडी हम इतने गलतियां कर चुके हैं तारीख में जिनसे हमने सबक लेना है। अभी अगर आप फिर वो गलतियां करेंगे, आप किसी मसलिहत का शिकार होंगे तो फिर आपको न तारीख मुआफ़ करेगी, न इस मुल्क के आज़ादी पसंद लोग मुआफ़ करेंगे। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।